नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सर्वप्रथम प्रसिद्ध दांडी मार्च की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस दांडी मार्च के द्वारा महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों को बदनाम किया। माने अंग्रेजों की वास्तविक बदनाम, क्या यूं कह सकते हो कि अंग्रेजों की वास्तविक वास्तविक जो चेहरा था उसको सामने रखा। इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर का सहारा लिया, जिसे उन्होंने पहले ही अपने साथ साबरमती आश्रम में ले आकर बैठा लिया और उन्होंने पूरी इस दांडी यात्रा का कवरेज दिया। इस दांडी मार्च का मुख्य जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये ब्रिटिश जो कड़े कानून थे, जो अनावश्यक कानून थे, जो भारतीयों को परेशान करने के लिए बनाए गए थे, उसका विरोध करना था। ऐसा ही एक नमक कानून था जो समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीयों से नमक पर भी टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने इसका प्रतीकात्मक विरोध करने का फैसला करते हुए अपने प्रसिद्ध साबरमती आश्रम से गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक समुद्री तट पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। ये सीधे सीधे अंग्रेजों को चुनौती थी। अंग्रेजों ने इसी को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेलों में डाल दिया। उनकी यह योजना थी कि इससे गांधी जी का जो प्रयास है वो खराब हो जाएगा, गांधी जी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन गांधी जी के इस मूवमेंट में किसान, मजदूर, महिलाएं सभी सहयोगी थे। तो यह आंदोलन देशव्यापी हुआ क्योंकि इनके नेतृत्व में चलाया गया नमक सत्याग्रह, जहां एक तरफ इन्होंने नेतृत्व किया, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भारत के सभी प्रमुख समुद्री किनारों पर, चाहे वो केरल हो, चाहे वो उड़ीसा हो या मद्रास, चेन्नई हो, हर जगह पर इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह तो नहीं चलाया गया, बल्कि इनके समर्थकों के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया, है ना। तो ये एक देशव्यापी आंदोलन बना और दुनिया के सामने इसे रखा गया। सबसे जो इसका भयानक तांडव दिखा अंग्रेजी सेना का, वो धरासणा नमक सत्याग्रह यों पर था। वहां पर इन्होंने नमक आंदोलनकारियों पर धरासणा मूवमेंट के समय इतनी लाठियां बरसाई कि लोग बेहोश होकर गिर कर जाते थे, फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता। ये प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह का आज जो है दिवस है, 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक यह चला था। तो दोस्तों, आप सभी ऐसे ही तथ्यात्मक जानकारी के लिए रेगुलर बैच पढ़ते रहें। तो आइए, आप सभी का स्वागत है और हम आपको आगे अपनी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और इसको आप सभी जानने के साथ हम आपको बता दें कि अभ्यास प्रश्न भी हम लेके चल रहे हैं आपके लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभ्यास प्रश्न भी समय समय पर आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूं। आज उसी का यह प्रतीक रहेगा, अभ्यास प्रश्न। तो सभी फटाफट आ जाएं जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, तो आए फटाफट जल्दी से। जो पिछली क्लास आपने की थी उसके आगे का ही आज प्रश्न होगा, याद है आप सभी को? कितने प्रश्न तक कराया था उस दिन बेटा, याद है? इसमें से कितने लोगों को पता है वह प्रश्न कहां तक कराया था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, तो कहां तक ये प्रश्न हो गया था? तो काफी हो गया था ना। कहां तक कराया था बेटा? 25 तक कराया था। जी 25 तक कराया था ना। पिछला प्रश्न कहां तक हुआ? सभी कमेंट करें। खुश रहे सिर जी, सभी कमेंट करें। पिछला
कहां तक कराए थे? वीर बहादुर जी, श्री जी, सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहां तक प्रश्न कराए थे बेटा? 25 तक कराया था, 26 यहां। आइए, सुमेलित करना है। यह जो सुमेलन है अधूरा है, टाइपिंग एरर हो गया है, ध्यान रखिएगा। यह टाइपिंग एरर है, विशेषकर आप सभी को ध्यान रखना होगा। क्यों मैं कह रहा हूं टाइपिंग एरर है? क्योंकि इसमें पूरे ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं। पूरे ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए बेटा, है ना? तो टाइपिंग एरर इसीलिए बता रहा हूं। फिर भी 3 ऑप्शन है। तो उत्तर वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य अर्धमागधी में है, संगम साहित्य तमिल भाषा में। ए पे 4, बी पे 2, सी पे 1। ए पे 4, सी पे 1। संगम साहित्य तमिल भाषा में ऑप्शन ही गड़बड़ है, ये है ना? नहीं, ए पे 4 है ही नहीं ऑप्शन में। फिलहाल ये छोड़ दीजिए, ये आप याद रखिए, ये बिल्कुल सही है जहां मैंने आपको बता दिया। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न में जरा आइएगा। देखिए जरा अगला प्रश्न क्या है। मार्क ब्लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय सामंतवादी संस्था की विशेषता नहीं थी? सेवक बस्तियों का व्यापक प्रयोग, विशेषज्ञ सैनिकों के वर्ग को सर्वोच्च स्थिति, राजनीतिक संरचना का केंद्रीकरण, सामंत तथा उनके अधीनस्थ के बीच आज्ञाकारिता तथा सुरक्षा का संबंध। तो क्या नहीं था? माने यूरोपीय में क्या नहीं था? बताओ बेटा। इसमें जो यूरोपीय थे, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। यूरोपीय जो सामंतवादी व्यवस्था थी क्या थी? कहीं की भी सामंतवादी व्यवस्था क्या हो सकती? राजनीतिक संरचना केंद्रीकरण हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं था। क्यों? क्योंकि हमेशा राजनीतिक संरचना सामंतवाद में विकेंद्रीकृत थी। कैसी थी? विकेंद्रीकृत। भाई सामंतवादी संरचना में कभी भी केंद्रीकरण हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? कभी भी हो ही नहीं सकता। और आइए, एलोरा की निम्नलिखित गुफाओं में से कौन ब्राह्मण धर्म से संबंधित? धूमरनेल, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, रावण की खाई। बताइए। तो 1 2 सही या 3 4 सही या 1 4 सही या चारों सही? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। आइए आइए, स्वागत है। आइए आंसर बताइए, आंसर बताइए दोस्त, क्या है इसमें? बताइए सारे बच्चे। देखिए, जगन्नाथ सभा और इंद्र सभा ये जैनियों से रिलेटेड थे, जैन, है ना? तो धूमरनेल और रावण की खाई ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी। तो 1 और 4, 1 और 4, है ना बेटा? बहुत बढ़िया, सी होगा, सी होगा। मनु पटेल जी स्वागत है, बहुत शानदार उत्तर आप सभी दे रहे हैं, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं बेटा, गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक जापानी इतिहास में जाय बत्सु शब्द का क्या तात्पर्य? नवीन समुराइयों का एक वर्ग, सैन्य वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, आर्थिक व्यापारिक परिवारों का वर्ग है। तो बीपीएससी की भी भर्ती आने वाली है बेटा। बीपीएससी टीआरई 4 लगभग 42,000 पद आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बीपीएससी भी भर देंगे। ईश्वर करे आपका यूपी में ही हो जाए, लेकिन आप प्रयास करते रहिए और बीपीएससी की भी तैयारी करते रहिए। ये सब प्रश्न आपको बीपीएससी में भी फायदा करेंगे, ठीक है? तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा, वैकेंसी आने वाली। तो आर्थिक व्यापारिक परिवारों का एक वर्ग था जाय बत्सु जापान में। आधुनिक जापानी इतिहास जब आप 9th और 10th की एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो निम्नलिखित में किसका आयात प्राचीन मेसोपोटामिया में नहीं किया जाता था? यानी मेसोपोटामिया में एक ऐसी चीज है जिसको नहीं मंगाया जाता। क्यों? क्योंकि वहां खुद होता था। तांबा, टेन, वस्त्र और लकड़ी। बताइए क्या नहीं मंगाते थे?
उनके पास क्या आसानी से था? उनके पास क्या आसानी से था? सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे, क्या आसानी से था उनके पास? अरे भैया उनके पास कपड़े, कपड़े बहुत अच्छा वहां भी बनता था, वस्त्र थे, तो वस्त्र उनको मंगाने की जरूरत नहीं थी। शेष चीजें उनके पास नहीं थी जो उन्हें मंगाना पड़ता, जो उन्हें मंगाना पड़ता था। आइए नेक्स्ट, गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर स्थित 5वीं लाइट इन्फेंट्री निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? है ना, करतार सिंह सराभा, जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान, सरदार सिंह राणा, लाला हरदयाल। बताइए, जो सिंगापुर की 5वीं सिख लाइट इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, जो गदर मूवमेंट से प्रभावित थी, तो किसने नेतृत्व किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, और ये तो किसी को भी बता देना चाहिए आप में से, बहुत सरल प्रश्न है ये, तो सब कोई भी बता सकता है यार। बताओ, तुम लोग बताओ यार, ये तो सीधे सीधे नोट से है। सारे बच्चे बताइए। वाह करतार सिंह सराभा कौन थे भैया? सिंगापुर में थे वो। क्या भाई, पढ़ते नहीं तुम लोग? बी आंसर है, जमादार चिश्ती खां और सूबेदार डुंडे खां, ये वहां थे, ये गदर मूवमेंट से प्रभावित थे। वहीं पर 5वीं लाइट इन्फेंट्री नियुक्त थी सिंगापुर में अंग्रेजों की, और वहां पर उन्होंने विद्रोह किया था गदर मूवमेंट के समर्थन में। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात। अब इसके बाद तो बहुत आसान आसान प्रश्न है, और हमें तो लग रहा सब फटाफट निपटा देंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी। तो बहुत आसान है, बताओ सभी बताओ। ये तो बता दोगे कि भी गड़बड़ करोगे? हैं, बहुत सरल प्रश्न है सभी, बहुत शानदार प्रश्न है ये। चलो भैया, कम से कम एक तो सही तुम लोग। अब आसान वाले हैं। एनी बेसेंट बिल्कुल सही। कब बनी थी, कहां बनी थी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की, कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। और अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो प्रथम भारतीय ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय। और ये 1925 कानपुर अधिवेशन, ये प्रथम भारतीय है 1925, लेकिन इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। 25 क्या यार वीर बहादुर, यही सब करोगे गड़बड़? 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला। जब पूछेगा, वो भी कानपुर में अध्यक्षता की थी। ये एनी बेसेंट है 1917 कोलकाता में बनी थी, कोलकाता में। वीर बहादुर क्या कर रहे हो गड़बड़ी? यही सब गड़बड़ करोगे? याद आ रहा? सभी बताए हैं? वीर बहादुर सही है? बहादुरों आइए आइए, सपना जी स्वागत है आपका। क्यों भाई, वीर बहादुर याद आया? तो वीर बहादुर उसको क्यों बता रहे हो यार, वो तो यहां प्रश्न ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मानव अधिवासों का प्रारंभ, मानव के निवास का प्रारंभ 600 बीसी में या 5000 बीसी में, 6000 बीसी में, 5000 या 4500 या 4000। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मानव आवास के साक्ष्य किस सन में दिखाई देने लगते हैं? तो लगभग 5000 बीसी में। हाँ, तो 5000 बीसी में मानव अधिवास, मानव के रहने का संकेत प्राप्त हो जाता है, और भारत में इससे भी पहले। आइए, किस प्रकार के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? माने कौन वाले भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में सहयोगी नहीं है? साम्राज्यवादी, नरमपंथी, साम्यवादी या स्वराजवादी? कौन भारतीय मूवमेंट के सहयोगी नहीं है? तो सरल प्रश्न है, तो कोई भी आंसर दे देगा यार। तो कुछ जुड़े और भग गए हैं, कुछ आए और गए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, वेरी नाइस। बिल्कुल साम्राज्यवादी ये नहीं थे, ये तो ब्रिटिश थे ना साम्राज्यवादी। हमने कहा ना अब सरल प्रश्न मिलने लगेगा, अब आसान मिलेगा है। चलो और देखो, बुद्ध की
निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन मारधर्षण मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है? अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा या महापरिनिर्वाण मुद्रा? बताइए, मारधर्षण मुद्रा के लिए कौन सी जानी जाती? सभी बच्चे बताएं जरा, मारधर्षण मुद्रा के लिए कौन सी जानी जाती? सारे बच्चे बताएं, बताओ भैया, मारधर्षण मुद्रा के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? माने मार पर विजय, मार विजय से रिलेटेड भूमि स्पर्श मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? भूमि स्पर्श। बिल्कुल मनु पटेल आप राइट हैं, और कोई आंसर नहीं देना चाह रहा था, मनु पटेल आप राइट हैं, है ना। आइए, बिहार में चंपारण के नील मजदूरों की समस्या की जांच के लिए गांधी जी को चंपारण जाने के लिए किसने राजी किया? बृजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जेबी कृपलानी। ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत आसान है, सभी बच्चे बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूमि स्पर्श मुद्रा है बेटा, बढ़िया प्रश्न है वो। भूमि स्पर्श मुद्रा बताएं, यही तो बहुत सरल है। 36 सरल है या नहीं? अनुज, श्रीजी, मनो पटेल, सभी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। राजकुमार शुक्ल, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किया था। कहां किया था? लखनऊ में। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हुए थे, वहीं पर उनसे मुलाकात करके आग्रह किया कि आप आइए। तो गांधी जी का भारत में अभी अभी 1915 में आगमन ही हुआ था, 9 जनवरी, और गांधी जी भी भारतीयों के मुद्दों को समझना चाहते थे, तो वहां पहुंच गए और सफल सत्याग्रह किया, सफल सत्याग्रह, है ना। वहां अंग्रेजों को गांधी जी की बात स्वीकार करनी। ठीक बेटा, अब देखिए आप, आज जैसा कि मैंने कहा, आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है दांडी मार्च का, जो अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दिया। आइए बेटा, कथन वाला। कांग्रेस ने 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन करार पर हस्ताक्षर होने के बाद कांग्रेस ने सितंबर 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो बताइए क्या सही होगा? ए आर दोनों सही और व्याख्या है, या ए आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं है? ए सही आर गलत, ए गलत आर सही? बताएं सारे बच्चे, बताओ बेटा। बहुत शानदार, सभी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए सारे बच्चे, बताइए क्या हो सकता है उत्तर इसका? हाँ, क्या उत्तर हो सकता है? बोलो भाई। व्याख्या ना, ये बहिष्कार किया सम्मेलन का, सही है, ठीक। दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया, तो ये अलग बात हो गई, ये अलग बात। एक में बहिष्कार किया, एक में भाग लिया, तो ये इसका रीजन थोड़ी है। गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने बहिष्कार किया इसलिए समझौता हुआ ना, इसलिए कोई रीजन नहीं है। समझौता इसलिए हुआ कि पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, पहला गोलमेज सम्मेलन बिना कांग्रेस के असफल हो गया, है ना। अगर ये लिखा होता ऊपर कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस के भागीदारी न करने के कारण असफल हो गया, अब फिर आइए कारण में, तत्पश्चात या गांधी इरविन करार होने के बाद कांग्रेस सम्मिलित हुई, है ना, तो ये व्याख्या करता। व्याख्या इसलिए नहीं, ये दोनों घटनाएं सही है लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं है, बी आंसर होगा, संबंध नहीं है। आइए, निम्नलिखित किस हड़प्पा पुरास्थल पर पकी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ? बनवाली, मोहनजोदड़ो, दौलतपुर या पादरी? बहुत आसान, बहुत आसान प्रश्न है, ए नहीं होगा बेटा ना, व्याख्या नहीं है मनु, व्याख्या नहीं है। बिल्कुल सही, 38, बिल्कुल, ये तो सब, ये भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पक्की मिट्टी का हल बनवाली से मिला। बनवाली मतलब हरियाणा। बनवाली किस नदी के किनारे? बनवाली की नदी बताओ, किस नदी के किनारे? बनवाली कौन सी नदी है वीर बहादुर? बनवाली कौन सी नदी है? चलो बताना, खोज के बताना, ठीक है।
आगे बढ़िए। 39। चलिए, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड वीर बहादुर। रंगोई नदी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया है वीर बहादुर ने कि बनवाली रंगोई नदी के किनारे है, जो सरस्वती नदी की सहायक, जो सरस्वती प्राचीन नदी की सहायक। आइए, सन 1900 में किस ब्रिटिश उच्चाधिकारी ने निम्नलिखित शब्दों में टिप्पणी की थी? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है एवं मेरी सर्वोच्च महत्वाकांक्षाओं में से एक है कि मैं इसके शांतिपूर्ण देहावसान में सहायता करूं। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलिंगटन। बहुत सरल प्रश्न है। वाह भाई, वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। देखो वीर बहादुर, कॉन्फिडेंस तो है तुम्हारे पास, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि सन 1900 में इस समय कर्जन की बात है ना। डफरिन कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक है या सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगर यहां सेंटेंस होता, डफरिन का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस सूक्ष्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन का। लेकिन यह है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी सर्वोच्च इच्छा है, मेरी सर्वोच्च इच्छा है कि मैं इसके मरने में मदद करूं। ठीक बेटा? हाँ, ये वाला हो, कर्जन हो। चल आगे देखो बेटा, आइए 40वां बहुत सरल प्रश्न है, डेट पर आधारित घटना है, चंपारण, जलियांवाला, सविनय अवज्ञा, असहयोग। बहुत सरल प्रश्न आ गया यार, ये तो है ना। तो सविनय अवज्ञा आपका, अब बताओ, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। बहुत सरल प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न, बताएं बेटा, बहुत सरल। राजू सिंह, स्वागत है बेटे, आंसर दीजिए। आइए, चंपारण 17 हो गया, जलियांवाला 13 अप्रैल हो गया, सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, है ना। तो ए पे 2, बी पे 1, सी पे 4, डी पे 3, तो सी आंसर हो गया ना। क्या हो गया? सी। ओके, सी हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने सी दिया? गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 41। निम्नलिखित में से उन भूभागों की पहचान कीजिए जहां पर प्रथम नगरीकरण का विकास हुआ। प्रथम नगरीकरण कौन सा है? प्रथम नगरीकरण कौन सा है भारत में? सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता है ना प्रथम नगरीकरण। तो ये किन क्षेत्रों में डेवलप हुई? आर्द्र क्षेत्र, नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अर्ध शुष्क क्षेत्र था, बाद में शुष्क हो गया, इसीलिए वहां से लोगों को हटना पड़ा। बिल्कुल सही है, अर्ध शुष्क। आइए, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है? कल्प, छंद, निरुक्त, सूत्र। वेदांग कितने? वेदांग का अंग नहीं है कौन सा? सारे बच्चे बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत आसान है, सूत्र साहित्य। वेदांग का अंग नहीं है। वेदांग 6 हैं और 6 में ये नहीं आता। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्ह है, ऋषभनाथ या ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो हस्ति, शंख, सर्प, सिंह, इसमें से किसका जोड़ा गलत है? इसमें एक जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा है? इसमें एक जोड़ा गलत है, सारे बच्चे। कौन सा जोड़ा गलत है? पहला गलत है, ऋषभ देव का बैल है, बैल या सांड, है ना, बैल या सांड। बाकी सब सही है। नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प, फण है, महावीर स्वामी सिंह है। ऋषभ देव का बैल या सांड है। ठीक बेटे, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़े, अब आ जाइए बौद्ध संगीतियां। ये तो बहुत सरल हो गई यार,
है ना, सरल भी करना चाहिए जिससे रिवीजन हो जाए। प्रथम बहुसंगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ कश्मीर चले चलो, तृतीय पाटलिपुत्र चले चलो, पहली राजगृह और दूसरी वैशाली। ए पे 3 बी पे 1 ना, यही तो होगा। ए पे 3 बी पे 1 और सी पे 4 और डी पे 2। बी ही होगा, कुछ और? सारे बच्चे बी तो होगा। बहुत बढ़िया। इजी भी करना चाहिए ना, कभी कभी करना चाहिए कि नहीं? कभी बताइए, ऐसे प्रश्न थोड़ा कराना चाहिए या नहीं, कि ऐसा ना कराएं आसान वाला? बताओ भाई। नहीं पसंद होते और हार्ड की तरफ ले चलें। अशोक द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक ने कौन कौन सा काम किया? हा? अशोक द्वारा किए गए कार्यों की क्रमबद्धता बता। सबसे पहले अशोक ने क्या किया? हा? बोलो भाई। सबसे पहले बोध गया की यात्रा की 10वें वर्ष। हाँ, बस 3 एक ही है ही 10वें वर्ष। इसके बाद आजीविकों का गुफादान लास्ट बनवाया बाद में। फिर लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष किया थे, ये 20वें वर्ष थे, है ना। तो पहला ये हो गया, तीसरा और लास्ट में दूसरा हो गया, है या नहीं? आइए चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका 46। समुद्रगुप्त के समकालीन राजा और उनके माने ये समुद्रगुप्त द्वारा ये दक्षिणी अभियान का प्रतीक प्रश्न है। दक्षिणी अभियान, दक्षिणापथ पर जो अटैक किया, 12 राजाओं के संग को हराया। तो दक्षिणापथ, दमन, हस्त, कुबेर, उग्रसेन। अब यहां पर देवराष्ट्र, एरंडपल, पालक, बेंगी, कौन कहां का शासक था? सभी बच्चे बताएंगे? बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है तो आसान, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते। सही है। उग्रसेन पालक्य का था। उग्रसेन कहां का था? पालक्य का है। एक ही से पकड़ में आ गया, सी, बहुत सही। दमन, बाकी ये पकड़ लो, एरल्डपल, है ना, बाकी हस्तिवर्मा बेगी का और कुबेर देवराष्ट्र का। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला वाला, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। भारतीय शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित विधायन या आयोगों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, चार्ल्स वुड डिस्पैच, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। बताओ। ये तुम्हें बहुत आसान हो गया है, क्योंकि एक ही ऑप्शन से काम तुम लोग कर लोगे। हैं? क्या किया आंसर? अरे भाई, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। इंडियन एजुकेशन एक्ट, हंटर कमीशन को कहते हैं 1882, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1902। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, अरे सॉरी, ये गलत हो गया यार, रुको रुको रुको, उल्टा हो गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1950। ठीक है ना? तो आ गया 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी। ठीक है बेटा, डी होगा, डी। सी कहां पकड़ रहा? क्यों बेटे? चार्ल्स वुड 54 में हो गए। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 हंटर वाले को कहते हैं। और देखिए,
इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 करजन के समय में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1950 आजादी के बाद। डी सही हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आइए, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पी लोगों के मनोरंजन के साधन थे? शतरंज, पाशा, नृत्य, शिकार। बताओ। केवल एक दो, दो तीन, एक दो तीन, या एक दो तीन चार? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में से क्या था? सारे बच्चे बहुत बढ़िया। मनु, तुमने पकड़ रखा है क्या डी? बिल्कुल, लेकिन अब की बार तुम्हारा काम सही है, डी सही है। और दो प्रश्न और कराएंगे, 50 तक पहुंचाएंगे, 50 तक, है ना? आइए, किताब में लाइए लेखकों से। हिस्ट्री ऑफ सातवाहन इन द दक्कन, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। बताओ। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी बताओ, आप सभी बताइए, हम नहीं बताएंगे। सारे बच्चे जल्दी से। बताओ भाई, आइए मिलाते हैं। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नीलकंठ शास्त्री, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र वीपी काणे, बी पे 3, बी पे 3 एक ही जगह है यार, और बाकी ये 4। अब हिस्ट्री ऑफ सातवाहन ए पे 2 भंडारकर, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एच.सी. राय चौधरी। तो आपका बी आंसर हो गया। जितने बच्चों ने बी किया सबका से गुड गुड, बहुत बढ़िया राजू और वेरी गुड। आ गया समझ में? हिस्ट्री ऑफ सातवाहन दक्कन आरजी भंडारकर हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र वीपी माने काणे हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, है ना, एस.सी. चौधरी हैं, और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के ए नीलकंठ शास्त्री साहब, दक्षिण भारत के इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हैं। आइए आज, चलिए दो प्रश्न हैं इस पेज में, दोनों करा देते हैं। अब देखिए, सामंजस्य सूत्र, सामंजस्य फल सूत्र, जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय महत्वपूर्ण सूचना देता। सुत्त पिटक के किस निकाय का भाग है? सामंजस्य फल सूत्र सुत्त पिटक से संबंधित है, तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, उसमें किस भाग से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर। ये थोड़ा टफ हो गया प्रश्न, ये ज्यादा गहरा प्रश्न हो गया, बच्चों के लिए परेशान हो सकते हैं। चलिए हम पहले ही इसका आंसर आपको बता देते हैं, जिससे हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय, है ना। और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? संथाल 57 का विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह। बताइए सारे बच्चे, कैसा है प्रश्न? ठीक रहा? कमेंट करिएगा। समझ में आ रहा? तो इजी और हार्ड का माने मध्यम मार्गी था, थोड़ा हल्का थोड़ा कठिन। ठीक है, बिल्कुल। बंगाल का नील विद्रोह जो 1859 में प्रारंभ हुआ था, है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो कैसा, बस यहीं तक आज रहेगा बेटा। तो ठीक है, रिवीजन हुआ, रिवीजन ठीक ठाक हो गया बेटा। और आज गांधी जी का दांडी प्रसिद्ध मार्च भी था, हमने कहा आप सभी से मुलाकात कर लें। ठीक है, सही है, बढ़िया है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या तो नहीं आ रही बेटा? ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा ऐसे कराता जाऊंगा। अभी पूरा ये समझ लीजिए, धीरे धीरे ही चलेगा बेटा, ऐसे रुक रुक के चलता रहेगा और काम होता रहेगा आपका। ठीक है, परेशान नहीं होना है। 100 क्वेश्चन कराएं तो करा तो रहे, 151 पहुंच गए, 100 भी पहुंच जाएंगे, हैं? एक ही दिन में सब करा दें। करते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, इसी बहाने अपना पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो। ठीक है, पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो इसी बहाने, ऐसा चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, है ना बेटा। और दूसरी क्लास भी है ना मेरी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, सब हो जाएगा, इसी बहाने रिवाइज करते रहो, सब हो जाएगा। क्या तारीख को है पेपर? आज
राजू पीजीटी का पेपर क्या तारीख को है, कितने मई में, कितने मई में है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा देंगे यार, डोंट वरी। चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। डेट याद है कितने मई को है बताओ? पीजीटी का पेपर देना है कितने मई को है? जीआईसी प्रोक्ता वाला तो 3 मई को है, 8 और 9 को किसी ने, 3 मई को पहले जीआईसी प्रोक्ता है, उसके बाद फिर तुम्हारा माध्यमिक का है। चलो बहुत बढ़िया, तैयार रहो, हो जाएगा सब। रिवीजन करो तेजी से आप सभी रिवीजन करते रहें और उसका बेनिफिट उठाते रहें, बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा।